समावेशीकरण का मतलब यही होता है कि जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं वो अपने आप को समाज के सदस्यों से अलग न समझे, इसी को बोलते हैं समावेशीकरण। निम्न में कौन सा संवेग का तत्व नहीं है, यानी इमोशन का। तो जो तत्व नहीं है वो आपका है संवेदी। ठीक है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है? तो जैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम किसी चीज़ का ज्ञान होता है, फिर उस चीज़ को हम समझते हैं, अनुप्रयोग करते हैं, फिर उसका विश्लेषण करते हैं, देन उसका क्या करते हैं, मतलब उसको अपने तरीके से तोड़ मरोड़ का उसका संश्लेषण करते हैं, फिर लास्ट में हम उसका मूल्यांकन करते हैं कि ये चीज़ कितनी सही है और कितनी गलत है। कौन से अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? तो स्वेच्छाचारी, ये जो स्वेच्छाचारितापूर्ण शिक्षण है, ये वातावरण अच्छे शिक्षण की विशेषता इसलिए नहीं होती है क्योंकि इसमें शिक्षण प्रभावशाली और आनंददायक नहीं होता है। अभी प्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो आपके विक्टर ब्रूम के द्वारा दिया गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये हम कैसे लर्न करेंगे। अभी प्रेरणा मतलब होता है मोटिवेशन, तो मोटिवेट हमें कौन करेगा? विक्टर। विक्टर आप ऐसे याद करो कि जो विकेट लेते हैं वो हो गए विक्टर, और ब्रूम जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, बूम बूम, है ना। तो इस तरीके से याद करो कि जब हम खुश होते हैं तो बोलते हैं यस बूम बूम वी विन, है ना, ऐसे करके कुछ बोलते हैं। फिर आता है अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? तो सूचना प्रक्रियाकरण से संबंधित है। और 4 प्रकार के प्रतिमान होते हैं, इनको कई विभागों में विभाजित किया जाता है। तो सूचना प्रक्रियाकरण को विभाजित किया गया है, उसी का भाग है अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान। ये ब्रूस आर जोयस तथा मार्शवल ने अपनी पुस्तक मॉडल्स ऑफ टीचिंग शिक्षण प्रतिमान को 4 भागों में बांटा था। कौशल के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? तो कौशल अंतरण एक गति है, ना कि उद्देश्य। कौशल का मतलब होता है किसी जटिल कार्य को आसानी से, फिर उसके बाद परिभाषित किया गया है, मतलब कोई भी कार्य है जटिल कार्य से आसान की ओर वो कार्य करना, इसी का मतलब होता है कौशल का स्थानांतरण। ठीक है। निम्न में कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? तो निगमन से आगमन की ओर, यह शिक्षण का सूत्र नहीं है, आगमन से निगमन की ओर होता है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है, जैसे कि जैसे कोई काम स्टार्ट करते हैं तो उसका फर्स्ट स्टेप होता है, उसी तरह इसमें होता है योजना बनाना। AW एलन सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता माना जाता है। AW जैसे गांव में बहुत से नाम पहले रखते थे, डब्लू बबलू, तो हम लोग क्या, जैसे डब्लू है किसी का नाम तो हम लोग कहेंगे AW एलन, तो उन्हीं को जन्मदाता माना जाता है। निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? तो शामिल है अन्वेषण। और अन्वेषण का मतलब जहाँ तक होता है किसी चीज़ का इन्वेंशन करना। शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा, इसका मतलब है कि शैक्षिक सुधारों में अगर आपको सुधार करना है, केंद्रीकरण करना है, तो ये कब संभव है? ये तभी संभव है जब आप इन तीनों पे ABC पे ध्यान देंगे, मतलब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, यानी जिस चीज़ से रिलेटेड, मतलब व्यक्ति को अच्छा ज्ञान हो जो विषय पढ़ा रहा हो, और जिस स्थान पे वो है स्कूल, उस स्थान के बारे में भी उसे नॉलेज हो। अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री यानी कि बुक्स वगैरह अवेलेबल हों। एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, तो वो कौन सी संवेदना द्वारा अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? भाई वो तो सुनेगा ना। जब छात्र पढ़ा, उसका जैसे मैं हूँ, मुझे किसी ने बुलाया कि जानवी, तो मैं तो उसमें मैं फिर किस चीज़ को लेकर अपनी संवेदना प्रकट करूँगी? भाई ध्वनि संवेदना को लेकर के। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? तो ये आपकी अवधि होती है 2 से 7 साल। ठीक है। निम्न में कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? तो ये है आपकी भविष्य की योजना की सूझबूझ। बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास, देखिए अगर आप बाल्यावस्था में हैं तो सीधी सी बात है, इतना जो है आप लोगों को भविष्य की योजना की सूझबूझ नहीं होती। आपको ये थोड़ी ना पता होता है कि हम पढ़ लिख कर अगर हम मेहनत करेंगे तो हम आगे चल के अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से सेटल हो जाएंगे, नहीं पता होता है ना।
इनमें कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबद्ध है? तो ये है आपके चोम्स्की। तो चोम्स्की आप लोग कैसे याद करेंगे? जैसे पहले चुंगले नहीं आते थे, तो चुंगले और चुंगले में मस्का लगा के खाओ तो कैसे लगेंगे, ट्राई करना। तो चोम्स्की ऐसे याद रखिएगा, ओके। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? तो थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को अधिगम के प्रयास एवं भूल का सिद्धांत शीर्षक से सिद्ध किया। अच्छा, अधिगम का मतलब होता है सीखना, मतलब अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हो तो आपसे वो चीज़ें गलतियाँ नहीं होंगी। हाँ, भूल होगा लेकिन आप फिर धीरे धीरे सीखोगे। गाइस देखिए, मुझे जो समझ में आता है मैं आपको बताती हूँ। जैसे कुछ चीज़ें मुझे नहीं समझ में आती हैं तो मैं उन चीज़ों को इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ। गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? तो जो गिरोह अवस्था है वो 8 से 10 वर्ष एवं विलंब विकास सामाजिकरण से संबंधित है। इस आयु में बालक अपने समूह का सक्रिय सदस्य बन जाता है। ये सारे क्वेश्चंस, ये सीटेट में क्वेश्चंस आया था, मैंने इस बार दिया था 2023 में पेपर मेरा, मुझे लग रहा है दिसंबर में था, सॉरी 2022 में दिसंबर में था मेरा पेपर, शायद 27 या 28 में ऐसे ही था। तो ये क्वेश्चन आया था कि जो है किशोर मतलब किस अवस्था में किशोर जो है समूह का सक्रिय सदस्य बन जाता है, ठीक है। फिर है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सा है? तो मूर्त संक्रिय अवस्था है। इसमें कई अवस्थाएं होती हैं और जिसमें से ये हमारी तीसरी अवस्था है। कौन सी अवस्था है? तीसरी। अब अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? तो विषय वस्तु का स्वरूप, यानी कि अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? तो विषय वस्तु का स्वरूप शामिल नहीं है। इस चीज़ का ये देखो यहाँ पे विस्तार दिया हुआ है। अधिगम देने वाले मनोवैज्ञानिक में शामिल इसलिए नहीं है, अधिगम की इच्छा, प्रेरणा, रुचि, बुद्धि, अभिवृत्ति, परिपक्वता, व्यक्तिगता आदि अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारक हैं। विषय वस्तु का स्वरूप ये मतलब नहीं है। निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? तो सहायता परक व्यवहार। जी हाँ, अगर आप समाज में रह रहे हैं तो आपको लोगों की हेल्प करनी चाहिए। ये एक अच्छे व्यक्ति की, सज्जन व्यक्ति की निशानी मानी जाती है, ओके। पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में किसके उदाहरण हैं? तो ये स्वतः शोध के हैं। जी हाँ, स्वतः शोध का मतलब होता है हम खुद किसी चीज़ का इन्वेंशन करें और उसमें उपलब्धि हासिल करें, स्वतः शोध उसी को बोलते हैं। पश्च अन्वेषण, अन्वेषण का मतलब मैंने बताया, इन्वेंशन किसी चीज़ की खोज। साधन साक्ष्य यानी कि आप उस चीज़ को मतलब उसका इन्वेंशन करके आप उसका विश्लेषण भी तो करते हो। ऐसा तो है नहीं आप तुरंत कोई चीज़ मार्केट में लेके आते हो, भाई बहुत सारी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। ये किसने कहा है? तो सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति, इन सब चीज़ों को प्रदर्शित करते हैं। ये कथन कहा है आपके गेट्स व अन्य ने। अच्छा, अब ये गेट्स क्या है? गेट्स, जैसे हम लोग के घर में गेट लगा होता है तो आप उससे लर्न रखिए कि गेट्स ने कहा था। प्रगति की सीमा, भाई हमारे घर पे गेट लगा होता है, इसका मतलब क्या होता है? वहाँ पे हमारी सीमा समाप्त हो चुकी है, मतलब घर हमारा सुरक्षित उसके बाद से नहीं है। जहाँ तक गेट है वहाँ तक हमारा घर क्या है? सुरक्षित है। फिर तो नॉर्मली रोडी वगैरह होती हैं, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। फिर आपका आता है कि थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। तो नहीं शामिल है, वो है सहचार्यात्मक स्थानांतरण का नियम। सहचार्य मतलब होता है दो लोग साथ में कोई मतलब वर्क करें। तो E.L. थॉर्नडाइक ने अधिगम के 3 मुख्य नियम, 5 गौण नियम दिए हैं जो निम्न हैं। तो मुख्य नियम ये हैं एंड गौण नियम ये हैं। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तो व्यवहार पर बल देता है। जी हाँ, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का मतलब यही होता है कि आप कैसा लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हो, है ना। जरूरी नहीं है कि परिस्थितियां अनुकूल हो तो आप, कभी कभी विपरीत परिस्थितियां होती है तब भी तो हमारा व्यवहार चेंज हो जाता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम, तो मैं आपको बता दूं, नैमित्तिक अनुबंधन होता है। अधिगमकर्ताओं की अनुक्रिया का पुनर्बलन के लिए अनुबंधन का एक निमित्त होने के कारण इस सिद्धांत को नैमित्तिक यांत्रिक साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत के नाम से संबोधित किया जाता है। गाइस मुझे भी नहीं पता था, इतने सारे नाम हैं। नैमित्तिक है
और आपका है यांत्रिक, साधनात्मक, है ना। निम्न में कौन से अधिगम की एक विशेषता नहीं है? तो अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, ये अधिगम की विशेषता नहीं है। देखिए, जब आप अधिगम कोई चीज़ सीखते हो तो आप पहले उसको, वो चीज़ें गलत होती हैं तो वो कहीं ना कहीं तुरंत एक्यूरेट नहीं आ जाता है कि आपको दिख जाता है कि हाँ आपको सब लर्न है। जैसे आप कोई चीज़ सीख रहे हो तो आपसे गलतियाँ तो होंगी ना, धीरे धीरे करके फिर आप जब उस चीज़ को सीख जाओगे तो आपको वो चीज़ें प्रत्यक्ष लगने लगेंगी। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करना ना भूलें। आज के लिए 30 क्वेश्चन CDP के, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अपना और अपनों का ख्याल रखिए।